हेलो गाइस, आज हम 6 क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आपने भी देखा होगा, जब सूरज छिपने लग जाता है तो जब हम आकाश को देखते हैं और साफ मौसम हो तो कितना सुंदर दिखाई देता है। अब जब काफ़ी मतलब अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है, तो हमें पहले तो शुरू में कुछ बिंदु दिखाई देंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारा आसमान है वो चमकीली वस्तुओं से भर जाता है। अब ये चमकीली वस्तुएं क्या हैं, देखते हैं इनको। ये चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। जैसे हम आसमान में देखते हैं तो चमकीली वस्तुओं के साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। चंद्रमा यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। जो चंद्रमा है हमारा, वो अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का दिखाई देता है। कभी छोटा दिखाई देता है तो कभी बड़ा दिखाई देता है। अब एक रात ऐसी भी आती है जब ये चंद्रमा पूर्ण चंद्र हो जाता है और लगभग 1 महीने में एक बार देखने को मिलता है। अब आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। अब जो ये पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है, इसे पूर्णिमा कहा जाता है। अब इसके लगभग ठीक 15 दिन बाद आप चंद्रमा को नहीं देख सकते और ये नई चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है, जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप बहुत अच्छा इसका अवलोकन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है आसमान को देखना। क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारा ये तारे हैं, चंद्रमा है, ये दिन के टाइम पर दिखाई क्यों नहीं देते हैं? तो इसका एक कारण है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर बहुत तेज़ पड़ता है। सूर्य के अत्यधिक प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। अब जो सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो हैं वो रात के समय आसमान में चमकती हैं, जो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कुछ गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। जैसे कुछ खगोलीय पिंड जो बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जिनमें सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। अब रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते, क्योंकि ये जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं। लेकिन जो सूर्य है वो ये भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी के पास है, जिस कारण से हमें इसकी ऊष्मा और प्रकाश महसूस होता है, लेकिन अन्य तारों का महसूस नहीं होता है। क्योंकि जैसे हमने आसमान में जब हम देखते हैं कोई हवाई जहाज वगैरह उड़ता है तो वो भी कितना छोटा सा दिखाई देता है। बड़ा होने के बावजूद भी इसकी दूरी के हिसाब से, ऊंचाई के कारण वो हमें छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे कि एक आकृति ये भी है कि इस तरीके से ये आकृति बन गई। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो आकृतियाँ बन जाती हैं ये नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला जो नक्षत्र मंडल है वो सप्तऋषि है, यानी जिसमें सप्त का अर्थ होता है 7 और ऋषि का अर्थ होता है संत। यानी कि ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये देखें, ये 7 तारों का समूह है। ठीक है। अब जो मतलब पुराने लोग हुए, यानी प्राचीन काल के जो लोग थे, वो रात के समय में, रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी भाग उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है। देखें आप, इसके लिए मानचित्र भी देख सकते हैं। ये इधर ये जो है ये सप्तऋषि है और इधर ये ध्रुव तारा है। जब आप देखेंगे तो सप्तऋषि की सहायता से ये काल्पनिक रेखा खींच करके आप इसको ध्रुव तारे को देख सकते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। अब हमने ये तो देख लिया कि जो जिनके पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है वे तो तारे कहलाते हैं, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी होते हैं जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ये जो ग्रह है इसको अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जो हमारी पृथ्वी है इस पर जो प्रकाश आता है और ऊष्मा आती है वो सब हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है यह बहुत दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जो हमारी पृथ्वी है अगर हम इसको चंद्रमा पर जाकर देखेंगे तो यह हमें चंद्रमा की तरह लगेगी, ऐसा लगेगा यह चंद्रमा है पृथ्वी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो इसके पास खुद का अपना प्रकाश तो है नहीं, ये जो प्रकाश लेती है वो सूर्य से लेती है और सूर्य के प्रकाश के कारण ही ये इस तरीके से चमकती हुई प्रतीत होती है। अब देखें आगे, अगर हम आसमान में से चंद्रमा को देखते हैं तो आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है ये एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी के का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। चलिए देखते हैं वो क्या हैं, किनके पास अपने चंद्रमा है और किनके पास नहीं है। ये देखें इधर, ये जो सूर्य है ये हमारा सौरमंडल, ये हमारा पूरा सौरमंडल का मानचित्र है। इसमें सूर्य मुख्य है और फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले हैं। इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और इधर ये है नेपच्यून ग्रह। ये देखें इधर, ये है नेपच्यून ग्रह। इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब देखें जो 8 ग्रह हैं ये, जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 59 दिन में पूरी करता है। इसका मतलब क्या है कि जो बुध ग्रह है वो उसका जो एक साल है वो 88 दिन का होता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है इसका एक साल 365 दिन का होता है, वैसे ही जो बुध ग्रह है उसका जो एक साल होता है वो 88 दिन का होता है और यह अपना अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में पूरी करता है। यानी कि जो इसका एक दिन होता है वो पृथ्वी के 59 दिन के बराबर होता है। अब जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में पूरी करता है। इसका मतलब है कि जो शुक्र ग्रह है उसका एक साल 255 दिन का होता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरी करता है। इसका मतलब है कि जो इसका एक दिन होता है वो पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। अब देखते हैं जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरी करता है। इसका मतलब क्या है कि जो पृथ्वी है इसका एक साल 365 दिन का होता है, जैसा कि हम जानते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन ये एक दिन में पूरी करता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मतलब एक दिन जो होता है, मतलब ये जो पृथ्वी ग्रह है वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो एक दिन में पूरी करता है, जिसमें दिन और रात होते हैं। अब इसके पास एक चंद्रमा है, इसके चंद्रमा की संख्या 1 है। अब देखते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरी करता है। इसका मतलब है कि जो मंगल ग्रह है उस पर एक साल जो होता है वो 687 दिन का होता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में करता है। इसका मतलब है कि जो मंगल ग्रह है उसका भी एक दिन और पृथ्वी का एक दिन दोनों के बराबर होते हैं। जबकि अगर आप मंगल ग्रह पर जाएंगे तो आपको 2 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। जैसे पृथ्वी पर हम रहते हुए एक चंद्रमा को देखते हैं, वैसे अगर आप मंगल ग्रह पर जाते हैं तो आपको 2 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। और अब ये जो चारों ग्रह हैं इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों से बने हैं। ठीक है,
अब देखते हैं जो दूसरे ग्रह हैं जिनको बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। इसमें पहला ग्रह है बृहस्पति। ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने में यानी कि लगभग 12 साल में पूरी करता है। इसका मतलब क्या है कि जो बृहस्पति ग्रह है उस पर एक साल जो होता है वो पृथ्वी के लगभग 12 साल के बराबर होता है और ये अपने अक्ष पर घूमना 9 घंटे 56 मिनट में पूरी करता है। यानी कि यहाँ पर जो एक दिन होता है वो 9 घंटे 56 मिनट का होता है। अगर आप बृहस्पति ग्रह पर जाते हैं तो आपको 53 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरी करता है। इसका मतलब है कि जो शनि ग्रह है उसका एक साल जो होता है वो पृथ्वी के 29 साल 5 महीने के बराबर होता है और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरी करता है। इसका मतलब है कि जो शनि ग्रह है इसका जो एक दिन होगा वो 10 घंटे 40 मिनट का होगा। अब जो चंद्रमा है ये शनि ग्रह है इस पर अगर आप जाते हैं तो आपको 53 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगला आता है यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल में पूरा करता है। यानी कि जो यूरेनस ग्रह है इसका एक साल 84 पृथ्वी के 84 साल के बराबर होगा और ये अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरी करता है। यानी कि अपने अक्ष पर जो घूम जाता है यूरेनस ग्रह यानी इसका एक साल जो होता है एक दिन जो होता है वो 17 घंटे 14 मिनट का होता है। जैसे हमारी पृथ्वी पर 24 घंटे का एक दिन होता है वैसे यूरेनस ग्रह पर 17 घंटे 14 मिनट का एक दिन होता है। अगर आप इस पर जाते हैं तो आपको लगभग 27 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। अब नेपच्यून ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरी करता है। इसका मतलब भी है कि जो नेपच्यून ग्रह है इस पर एक साल 164 साल यानी कि नेपच्यून का एक साल और पृथ्वी के 164 साल के बराबर होता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरी करता है। इसका मतलब है कि नेपच्यून जो ग्रह है इस पर एक दिन 16 घंटे 7 मिनट का होता है और इसके पर चंद्रमा की संख्या 13 है। अब इनको चारों को बाह्य ग्रह कहा जाता है क्योंकि सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बड़े आकार के हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े आकार के हैं और ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसा कि हमने अभी देखा सौरमंडल जो है सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह मूल का पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। इसका मुख्य क्या है सूर्य है। अब जो सूर्य है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है वो सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि यह सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी जो इसकी पृथ्वी से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि जो लगभग जो पृथ्वी है उससे सूर्य की जो दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अब आते हैं ग्रह पर। ग्रह जो है वो हमारी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। इंग्लिश में कहें तो मरकरी वेनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। जो सौरमंडल है इसके जो 8 ग्रह हैं जब ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है जैसा कि हमने अभी देखा है और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। अभी तक एक ग्रह था प्लूटो जिसको भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए नए खगोलीय पिंड जैसे 2003 UB 313 सिरस तथा प्लूटो इनको बोना ग्रह कहा जा सकता है। क्यों? पहले जो
ये प्लूटो था, इसको भी ग्रह कहा जाता था, लेकिन 2006 में अगस्त 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक की, उसमें प्लूटो ग्रह को ग्रह मानने से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह को ये हट गया वहाँ से, नहीं हटा नहीं है, लेकिन इसको ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया है। अब इसको बोना ग्रह कहा जाता है। क्यों? इसके कुछ कारण हैं, जैसे जो ये प्लूटो ग्रह है वो सूर्य के अतिरिक्त किसी दूसरे ग्रह अथवा तारे का चक्कर लगाया करता था, जिस कारण से इसको अब बोना ग्रह कहा जाने लगा। ग्रह की संख्या से इसको हटा दिया गया है। अब देखें आगे। अब जो रात में अगर हम आसमान को देखते हैं, अब जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह मानी जाती है। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसके आकार को भू-आप कहा जाता है। ये भू-आप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, यानी इसका खुद का आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। क्योंकि पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है, यहाँ पानी वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी माना जाता है। अगर हम अंतरिक्ष से देखेंगे पृथ्वी को तो ये नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसके 2/3 जो भाग है उस पर पानी है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। इस गति के बावजूद भी सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, यानी जो प्रकाश है जो सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो उसे 8 मिनट का समय लग जाता है। अब जो चंद्रमा है, इससे पहले हम कुछ देख लेते हैं। जो एक व्यक्ति हुए हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम के, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अब देखते हैं चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, यानी कि बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से काफ़ी पास में है और हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अभी हमने देखा था जो सूर्य है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा कितने 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब जो ये उपग्रह है वो एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अर्थात जो हमारे ग्रह हैं 8 ग्रह वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि जो उपग्रह होते हैं जैसे चंद्रमा वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। अब कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो मानव निर्मित हैं। मानव निर्मित ग्रह भी हैं जिन्हें कृत्रिम पिंड भी कहा जाता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये जो मानव निर्मित उपग्रह हैं इनके उपयोग से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अब अंतरिक्ष में जो उपस्थित भारतीय उपग्रह उनके नाम हैं इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। आप ये मानचित्र में भी देख सकते हैं कि इस तरीके से रॉकेट छोड़े जाते हैं और ये पृथ्वी पर इस तरीके से ये कक्षा में प्रवेश करते हैं उपग्रह के। अब आगे देखते हैं जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमें पानी और जैसे कुछ गैसें ऑक्सीजन वगैरह इनकी ज़रूरत होती है।
चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जब पूर्णिमा होता है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि जो तारे हैं, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इनके अतिरिक्त जो छोटे छोटे पिंड होते हैं वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे कि हमने मानचित्र में देखा था। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रह के भाग थे जो मतलब कुछ वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। अब देखते हैं उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी ये उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब देखें, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब तारा टूटता है, लेकिन वो जो तारा जिसको तारा कहते हैं कि तारा टूटता है, वो उल्कापिंड ही होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो मतलब अपने तारों वाले खुले प्रकाश में आपने देखा होगा जो खुला प्रकाश होता है तारों आसमान में जब हम देखते हैं तो तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी दिखाई देती है। ये तारों का समूह होती है जिसे आकाश गंगा या मिल्की वे भी कहा जाता है। फिर हमारा जो सौरमंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है। ये देखें, ये इस तरीके से आकाश गंगा सफ़ेद पट्टी की तरह इसी में है हमारा सौरमंडल, कहीं पर छुपा हुआ है, यहाँ भी सौरमंडल है। अब प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। जो प्राचीन भारत के लोग हुए हैं उन्होंने ये जो आकाश गंगा है इसकी जो कल्पना की है वो एक बहती नदी से की है, जिस कारण से इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की जो लाखों आकाश गंगाएं हैं वो मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैज्ञानिक जो है अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखते हैं कैसे हैं हम हिस्सा। अब ये जो ब्रह्मांड है वो अपने मतलब हम इसके साथ अपना संबंध कैसे बता सकते हैं। जैसे हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये है पृथ्वी, मान लो ये पृथ्वी है, अगर हम इस पर यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक भाग है और ये जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा का भाग है। अब ये आकाश गंगा मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, यानी कि आकाश गंगा भी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस प्रकार हम अपने ब्रह्मांड से अपना संबंध बता सकते हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।